माननीय मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। मैं सभी साथियों से हाथ जोड़ के अनुग्रह करता हूं कि जोरदार नारों के साथ पंडित जी का यहाँ पूछने पर स्वागत करें। पंडित विनोद शर्मा, पंडित विनोद शर्मा, हरियाणा प्रदेश के महबूब नेता पंडित विनोद शर्मा। सभी टेंट के बाहर जितने भी साथी खड़े हैं सभी से हाथ जोड़ के अनुग्रह करता हूं कि कृपया कुर्सियों के ऊपर अपना स्थान ग्रहण करके अपने माननीय महबूब नेता पंडित विनोद शर्मा जी का यहाँ पहुंचने पर दिल की गहराइयों से समस्त हरियाणा लोक सेवा पंचायत के ये सदस्य उनका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पंडित विनोद शर्मा जी का समस्त हरियाणा लोक सेवा पंचायत के सदस्य फूल मालाओं के द्वारा स्वागत करते हुए हमारे बीच में मास्टर मेहताब जी, हरिकिशन सरपंच खेदड़ जी, सुभाष कैमरी जी, महेंद्र शर्मा ब्लॉक समिति सदस्य दुलीचंद जी, पवन बिश्नोई जी सभी फूल मालाओं के साथ शर्मा जी का अभिनंदन करते हैं। जगदीश शास्त्री जी, डॉक्टर राम कुमार जी, डीएम साहब, भाई वीरेंद्र भारद्वाज कुमारी से, मंगाड़ी से अंकल राधे श्याम जी, दानंद खेदड़ जी, रमेश जी व अन्य मेरे सभी बुजुर्ग जो यहाँ पे आए हैं सभी से हाथ जोड़कर अनुग्रह करता हूँ कि सभी अपनी अपनी कुर्सियों पर स्थान ग्रहण करके माननीय महबूब नेता पंडित विनोद शर्मा जी का दिल की गहराइयों से जोरदार नारों के साथ स्वागत करें। पंडित विनोद शर्मा। बच्चे की इज्जत कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सभी हरियाणा लोक सेवा पंचायत से जुड़े हुए सभी सदस्यों से हाथ जोड़ के अनुग्रह करता हूं कि सभी साथी कृपया करके कुर्सियों में अपना स्थान ग्रहण करें और जोरदार नारों के साथ हमारे महबूब नेता हरियाणा में गरीब की, मजलूम की, पिछड़ों की आवाज को बुलंदियों पर पहुंचाने वाले, उनको उनके अधिकारों से रूबरू करवाने वाले महबूब नेता अभी राधे श्याम जी व अन्य छत्तीस बिरादरी के भाई फौजी जी, राम कुमार शर्मा जी, राधे श्याम जी, पूरण जी व अन्य सभी साथी फूल मालाओं के द्वारा पंडित विनोद शर्मा जी का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं और सभी साथियों से हाथ जोड़कर अनुग्रह करता हूँ कि सभी सामने मंच के सामने जो कुर्सियां लगी हुई हैं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जो साथी अंदर बैठे हुए हैं कृपया करके मंच के सामने लगी कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण करके अपने महबूब नेता हरदिल अजीज पूर्व केंद्रीय मंत्री व हरियाणा की राजनीति के चमकते हुए शाइनिंग स्टार का यहाँ पहुंचने पर दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और जोरदार नारों के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमारे महबूब नेता पंडित विनोद शर्मा जी का स्वागत करें। पंडित विनोद शर्मा। सभी साथियों हाथ जोड़ के अनुग्रह करता हूं कि कृपया मंच के सामने जो कुर्सियां लगी हुई है अपना स्थान सुनिश्चित कर लें। अब हेलो डॉक्टर, मैं अनुग्रह करता हूं हमारे एक बहुत ही पंचायती व हर वर्ग के सुख दुख में काम आने वाले हमारे ईश्वर की रजा जी से अनुग्रह करता हूं कि
माननीय हमारे मुख्य अतिथि पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत करें, ईश्वर घिरैया जी। वो पहलवान है गाड़ी में पगड़ी पड़ी जाने सभी साथी जो टेंट के बाहर खड़े हुए कृपया मंच के सामने लगी हुई कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण करें। बिश्नोई समाज की तरफ से राउत खेड़ा से हमारे बीच में पहुंचे पवन बिश्नोई व अन्य उनकी टीम से अनुग्रह करता हूं कि माननीय हमारे मुख्य अतिथि जी को समाज की तरफ से पगड़ी पहनाकर अनुगत करेंगे। पवन बिश्नोई जी। पंडित विनोद शर्मा, पंडित विनोद शर्मा आगे बढ़ो। हमारे साथ हैं। अब श्री डॉक्टर राम कुमार शर्मा जी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। श्री राम अवतार जी बरवाड़ा से पगड़ी पहनाकर शर्मा जी को सम्मानित करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा मास्टर श्री गोपाल चंद जी प्रधान बरवाड़ा ब्राह्मण सभा पगड़ी पहनाकर शर्मा जी को सम्मानित करेंगे। डॉक्टर राम कुमार जी, गोपाल चंद प्रधान जी, कृष्ण सोनी जी व अन्य सभी ने हमारे माननीय मुख्य अतिथि का पगड़ी पहनाकर स्वागत किया है। पवन बिश्नोई जी। अब मैं अनुरोध करूंगा श्री अनिल शर्मा अपने विचार रखें। आदर व मान सम्मान के योग्य पंडित श्री विनोद शर्मा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार और दूर दराज से आए हुए सभी हलकों से भाइयों से, माताओं से और बहनों की तरफ से मैं पंडित जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस सभा में पहुंचने पर मैं ज्यादा न बोलते हुए शर्मा जी को सिर्फ एक ही विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो शर्मा जी ने 36 बिरादरी के हितों के लिए जो कदम बढ़ाया है और जो उन्होंने पहले बढ़ाए हैं, इन कदमों में यहाँ की जनता आपके कदम से कदम मिलाकर, कंधों से कंधा मिलाकर आपका सहयोग करेंगे और भारी मात्रा में आपको सहयोग देकर 36 बिरादरी का भला करने का ये पुण्य काम में सहयोग करेंगे। इन्हीं शब्दों से मैं धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। अब मैं अनुरोध करूंगा श्री सुशील कौशिक कार्यकारी प्रधान जिला ब्राह्मण सभा हिसार अपने विचार रखेंगे। 1980 के दशक से हरियाणा की राजनीति में गरीब और पिछड़ों की आवाज को बुलंद करने वाली वो महान शख्सियत, वो महान विचारधारा, पूर्व केंद्रीय मंत्री व विधायक अम्बाड़ा
माननीय पंडित विनोद शर्मा जी का मैं यहाँ पहुँचने पर दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ व धन्यवाद करता हूँ। अब उनके साथ में सुरेंद्र कौशिक जी, चैनमैन बनगोरी शिक्षण संस्थान, नरेंद्र वशिष्ठ जी, ईश्वर घिराइया जी, रामेर फौजी जी, बलदेव पटवारी जी, कलीराम जी, भिवानी से हमेशा लोक सेवा पंचायत को तन मन से सेवा करने वाले पंडित जय भगवान जी व अन्य जो भी साथी हमारे इस लोक सेवा पंचायत में तन मन धन से अपने कार्य करें, सबका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, अभी साहब को आगे इलाहाबाद के भी और प्रोग्राम करने हैं और हम चाहते हैं कि उस समय के बीच में हम बाधा ना बने, इसलिए मैं सिर्फ अभिनंदन तक इस बात को सीमित करके पुनः एक बार पंडित विनोद शर्मा जी का हिसार शहर की तरफ से, समस्त 36 बिरादरी की तरफ से, लोक सेवा पंचायत की तरफ से दिल की गहराइयों से पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं एक बार जोरदार नारों से पंडित जी का हिसार शहर की जनता स्वागत करे। पंडित विनोद शर्मा, हरियाणा लोक सेवा पंचायत और 36 बिरादरी के हितों को आगे बढ़ाने वाले महबूब नेता पंडित विनोद शर्मा। अब मैं अनुग्रह करता हूं चेयरमैन बनगोरी शिक्षण संस्थान सुरेंद्र कौशिक जी आए और साहब का धन्यवाद करें। परम आदरणीय पंडित विनोद शर्मा जी, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, पंडित जी ने 1980 में हरियाणा प्रांत की यूथ कांग्रेस के पद पर निर्वाचित हुए और गरीब और मजलूम व सामाजिक व आर्थिक राजनीतिक पिछड़े हुए लोगों की आवाज को बुलंद किया और इस दौरान इन्होंने संकल्प लिया धौली की जमीन का आर्थिक आधार पर वह राजपूत, वैश्य व पंजाबी व ब्राह्मण समाज व अन्य जातियों को पूरे भारत में, हरियाणा में लागू करवाया और 1984 में हुए रेवाड़ी में नरसंहार के लिए भी उन्होंने आंदोलन करने की भी चेतावनी दी। अब युवाओं के हरियाणा में लाखों बेरोजगार युवाओं की आवाज बनकर के पंडित विनोद शर्मा जी आपके बीच में आए हैं और मैं परम आदरणीय पंडित विनोद शर्मा जी का पूरे हिसार व नलवा हलका के लोगों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे अजीज नेता श्री विनोद शर्मा जी आपके सामने अपने विचार रखेंगे। पंडित विनोद शर्मा, पंडित विनोद शर्मा। आदरणीय श्री सुरेंद्र कौशिक जी, सुशील शर्मा जी, नरेश कौशिक जी, रविंद्र शर्मा जी, श्री बलदेव जी पटवारी, श्री कलीराम जी एक्स सरपंच, श्री रामेर फौजी जी, श्री सुरेश जी, हरिकिशन खेदड़ जी, दयानंद जी, मास्टर मेहताब जी, श्री ओम प्रकाश जी, जगदीश शास्त्री जी, हिसार में लोकसभा पंचायत के दफ्तर के उद्घाटन में के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए मेरे साथियों, बहनों, भाइयों, सुरेंद्र कौशिक जी ने इस दफ्तर के उद्घाटन का आयोजन किया है। आप सभी उसके साथी, दोस्त गांव-गांव से यहां पर आए हैं। हमारा मकसद क्या है? लोक सेवा पंचायत का हर विधानसभा क्षेत्र में दफ्तर खोलने का एक ही मकसद है
कि हर विधानसभा क्षेत्र में हमारे साथियों को अपनी आवाज उठाने के लिए एक आधार मिलना चाहिए, अपने आक्रोश का इजहार करने के लिए एक आधार मिलना चाहिए, अपनी भावनाओं के अनुरूप समविचारित लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ने का एक आधार मिलना चाहिए। समाज में जो कमियां हैं, सरकार की तरफ से जो नाइंसाफी हो रही है, हमारे क्षेत्र के विकास के विकल्प को लेकर लड़ाई लड़ने की जो इच्छा है, उसके लिए हमें एक आधार मिलना चाहिए। क्या हम नहीं समझते कि जब एक गरीब परिवार से एक बेरोजगार नौजवान को इंटरव्यू पे बुलाया जाता है, बावजूद इसके कि वो लायक है, बावजूद इसके कि यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में अव्वल नंबरों से पास हुआ है, बावजूद इसके कि उसकी जरूरत है, और बावजूद इसके कि वो दूसरे इंटरव्यू में आए हुए कुछ लोगों से बेहतर है और जानकारी भी रखता है, एक्सपीरियंस भी है, लियाकत भी है, लायक भी है, सब कुछ होने के बावजूद कई इंटरव्यू देने के बाद उसको नौकरी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि जो नंबर इंटरव्यू में दिए जाते हैं उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पारदर्शिता नहीं है, मर्जी से दिए जाते हैं, डिस्क्रिशनरी पावर है। किसी स्टूडेंट को, किसी इंटरव्यू में अपीयर होने वाले उम्मीदवार को नंबर देने वाले की मर्जी है, चाहे उसको 2 दे दे, चाहे उसे 24 दे दे, चाहे उसे 25 दे दे, उसकी मर्जी है। तो इसका मतलब हुआ कि नौकरी देने की डिस्क्रिशन, नंबर देने की डिस्क्रिशन नहीं कह रहा मैं, नौकरी देने की डिस्क्रिशन कुछ व्यक्तियों के हाथ में है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज पूरे प्रदेश में इस बात की चर्चा है, आज पूरे प्रदेश में नौजवानों में इस बात का आक्रोश है कि वो व्यक्ति जिसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिनको इंटरव्यू के मार्क्स देने की, शायद वो ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर पाए। इसीलिए लोगों में आक्रोश है, इसी में लोगों में शंका है। और लोक सेवा पंचायत के इस माध्यम से हमने सरकार से ये मांग की है कि इंटरव्यू करने की जो प्रणाली आपने बनाई है, इसको खत्म किया जाए। नौजवानों को अपनी काबिलियत के आधार पर, अपने नंबरों के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए। जो आपके मापदंड बनाए हैं, उन मापदंडों में अव्वल आता है, उन लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। और जो उन मापदंडों में नीचे आते हैं, परंतु इंटरव्यू के मार्क्स लेकर, जैसे अगर किसी के 50 मार्क्स हैं, उसको 22 दे दिए, 23 दे दिए, तो उसके 73 नंबर हो गए, और जिसके 70 है उसको 2 दे दिए तो उसको 72 हो गए। तो किसको मिली? जिसके 50 मार्क्स थे उसको मिल गई नौकरी, और जिसके 70 थे उसको नहीं मिली। ये प्रथा बंद होनी चाहिए। और अगर ये प्रथा बंद नहीं होगी, हमें एजिटेशन करनी पड़ेगी, हम एजिटेशन करेंगे। ये नाइंसाफी लगातार बराबर मुतवातर नहीं होने देंगे। अपने नौजवानों के भविष्य के लिए, उनके हक और हुकूक के लिए लड़ाई लड़ेंगे, और इस लड़ाई में लोग मेरा साथ देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। लोक सेवा पंचायत के दफ्तर के उद्घाटन पर यह बात जरूरी है कि हमें पता हो कि आगे हमारा रास्ता क्या है, मंजिल क्या है।
चुनाव निकल गए, चुनाव के नतीजे भी आ गए हैं। कुछ को पसंद है, कुछ को नहीं पसंद है, लेकिन अपने पास की तो बात है नहीं। चुनाव हो गया, नतीजे आ गए, अब क्या किया जा सकता। मेरा अपना मानना है कि वर्तमान में रहना चाहिए और भविष्य की सोच रखनी चाहिए। भूतकाल को भूल जाना चाहिए। आज हमें यह देखना है कि आने वाले समय में हमारा क्या इरादा होगा, आने वाले समय में हम किस रणनीति का अनुसरण करेंगे, आने वाले समय में हमारे अधिकार की, हमारे हकूक की, हमारे हक की रक्षा कौन कर सकेगा। कोई गलतफहमी मन में मत रखिएगा। अपने अधिकारों की रक्षा दूसरा कोई नहीं करता, आपको खुद करनी पड़ेगी। जब तक आप अपने आप में सक्षम नहीं होंगे, जब तक आप अपने आप में इतनी योग्यता पैदा नहीं करेंगे, इतनी एकता पैदा नहीं करेंगे जिसके जरिए हर किसी को इस बात का आभास होने लगे कि आप भी मजबूत हिस्से हैं समाज के, इस बात का पता लगने लगे कि आपके किए हुए फैसले से हरियाणा की राजनीति के ऊपर असर पड़ सकता है, तब तक ये मुश्किल है कि हमारी आवाज सुनी जा सके। महज एक घर में बैठकर, चारपाई पे बैठकर चर्चा करने से हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। महज अपने दुखों को लेकर, उस दुखों का विश्लेषण करने पर, उनकी चर्चा करने पर, पुराने बीते हुए वक्त में जीने पर हमारा फायदा नहीं होने वाला। कितने वर्ष बीत गए हैं, कितने वर्षों से आपके मन में जो बातें हैं, कितने वर्षों से जो आप करना चाहते हैं, अब कर नहीं पाए हैं, क्योंकि आपने अपनी ताकत को नहीं समझा है। आपने अपनी ताकत का सही मायनों में, सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है। मैं जानता हूं आपके मन में प्रश्न उठते हैं, हर प्रश्न का जवाब नहीं होता। प्रश्न कमजोरी से उठते हैं। जब आप अपने मन में किसी शंका को पाल लेते हो, किसी संशय में रहते हो, आप ये फैसला नहीं कर पाते हैं कि हमें कौन सा रास्ता अख्तियार करना है। हर शब्द के ऊपर स्पष्टीकरण देना मेरी आदत नहीं है। हर सवाल का जवाब देना भी मैं जरूरी नहीं समझता, लेकिन एक सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी समझता हूं। अपने मन में शंका मत रखो। मुझे पता है कौन सा रास्ता अख्तियार करना है। मुझे पता है कि हमें कहां फायदा हमारे हरियाणा के 36 बिरादरी के लोगों को हो सकता है। मुझे पता, मैं जानता हूं। मेरे से विचार संकीर्ण नहीं है, मैं छोटी सोच नहीं रखूंगा। मेरे मन में, हम बचपन में पढ़ा करते थे, हमें संस्कार ऐसे दिए गए हैं कि अगर आपने बड़ा होना है तो अगर साथ वाली लाइन छोटी है तो उसके सामने बड़ी लाइन खींच दो तो बड़ा होगा। किसी दूसरे को नीचा दिखाकर, किसी की लाइन को मिटाकर, किसी से गाली गलौज करके कोई इंसान बड़ा नहीं होता। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। आपको अपने आप को ऊपर उठाना पड़ेगा, अपने विचारों को ऊपर उठाना पड़ेगा। हम अपने स्वार्थ से निकलना पड़ेगा। मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ अगर मेरे लिए सबसे अहम है तो मेरे को हक नहीं है कि मैं जनता में के बीच में जाके जनता से बात करूं।
जिस दिन मैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग कर समुच्चय रूप में सबके स्वार्थ को देखूं, समुच्चय रूप में सबके बारे में सोचूं, उसी दिन मेरा हक बनता है कि मैं जनता में जाके उनसे बात करूं। कई पिछले कुछ दिनों से पूरे हरियाणा में दफ्तर खोलने का सिलसिला चल रहा है। बहुत से सवाल पैदा होते हैं लोगों से भी, कई बार पत्रकारों से भी, कई बार विरोधियों से भी। लेकिन एक बात मान के चलिएगा, ये जो विरोध करने वाले लोग हैं, महज उनका एक ही विरोध करने का कारण है, वो दूसरे को आगे बढ़ता देख नहीं सकते हैं। उनके मनों में ये धारणा आ चुकी है कि हम हैं, हम ही हैं, हमारे सिवा कोई नहीं हो सकता, हम ही राज करेंगे, हम ही आगे चलेंगे, हम ही फैसला करेंगे कि किसको किस तरह जीना है। इसका फैसले का अधिकार भी समझते हैं उन्हीं के पास है। उनका विरोध करने निकले हैं तो विरोध तो होगा ही। बहुत सी बातें भी फैलाई जाएंगी, बहुत सी कोशिशें की जाएंगी कि रास्ते रोके जाएं, लेकिन मैं कमजोर नहीं हूं कि उनकी कोशिशों को कामयाब होने दूंगा। मेरा रास्ता अवरुद्ध नहीं होगा उनके रोकने से, मेरे कदम नहीं रुकेंगे मंजिल तक जाने से। वो कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी जोर लगा लें। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो भी कोई नीति समाज के विरोध में है, लोगों के विरोध में है, जनता के खिलाफ है, उसका पूरी बुलंद आवाज से उसकी मुखालफत करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। और पहले भी लड़ी है, आसान नहीं था। बौंडेदार, माफीदार, तौलीदार, मुकर्ररदार, बूटीमार, ये हर किस्म के लोगों के, अलग अलग जात के लोग, जिनके पास जमीन तो थी लेकिन जमीन के मालिकाना हक नहीं थे, उनको मालिकाना हक दिलाने के लिए लगातार 1 साल जद्दोजहद की। तो भाई मिल गए 500 रुपए प्रति एकड़ देकर जमीन, जिसपे जो उनके दादा परदादा को मिली थी उसके मालिक बन सकते हैं। मलकियत के खाने में से जो पटवारी का रजिस्टर है उसमें से गुरदारी जो है उनके नाम थी, मलकियत किसी और के नाम थी, मलकियत भी उनके नाम हो जाएगी। क्यों इसका ज्यादा असर नहीं माना जाता? किसी को रेलवे लाइन पे नहीं बैठना पड़ा, इसलिए हो गया, इसलिए इसके मैंने कोई नहीं। जब सामान्य जातियों के लिए आरक्षण की लड़ाई लड़ी, जब पूरे हरियाणा में बाकी सबको, शेड्यूल कास्ट के पास बैकवर्ड क्लासेस, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनके पास आरक्षण है और हमने इतराज नहीं किया, इनकी कोई कटौती भी नहीं हुई। लेकिन जो जनरल कैटेगरी में नौकरियों के लिए और शिक्षा संस्थानों के लिए स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस को 10% आरक्षण मिला। साथ ही हमने इस लड़ाई को लड़ा कि जो बचे हैं सामान्य जातियों से, उनमें ब्राह्मण हैं, बनिए हैं, राजपूत हैं, पंजाबी हैं, उनका कसूर क्या है? इन लोगों में भी गरीब परिवार हैं जो अपनी बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और वो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार भी चाहिए। उनका कसूर क्या है? उनको नौकरियों में आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा? ये लड़ाई सिंगल हैंडेडली भाई 1 साल तक लड़े हैं, विधानसभा में हमेशा लड़ते रहे और हम लेके आए 10% आरक्षण। मुझे एक सवाल पूछना है, उस कड़ी से मिलाता हूं, आपके दिलों से मिलाता हूं,
आपकी सोच से मैं लाता हूं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या ये फैसला अच्छा था या बुरा था? अगर ये अच्छा फैसला था भाई, तो मेरी बात का दूसरा जवाब दीजिए। जिन लोगों का समर्थन हम करते हैं, उन लोगों ने क्यों इस फैसले को अच्छा नहीं कहा? उनके क्या पेट में दर्द है? आज तक किसी ने बोला है? किसी एक व्यक्ति ने भी बोला है? किसी दूसरी पार्टी ने बोला है कि यह फैसला गलत है? मैं ये पूछता हूं, मैंने 9 मार्च को कुरुक्षेत्र में भी पूछा था, क्या मैं ये समझ लूं कि उनमें मन में ये धारणा है कि अगर किसी गरीब ब्राह्मण के बच्चे को नौकरी मिलती है, अगर किसी गरीब पंजाबी के बच्चे को नौकरी मिलती है आरक्षण की वजह से, अगर किसी गरीब बनिए के बच्चे को नौकरी मिलती है, या किसी गरीब राजपूत के बच्चे को नौकरी मिलती है, तो क्या उनको खुशी नहीं होगी? अगर होगी तो बोलते क्यों नहीं है? अगर नहीं बोलते तो मैं समझता हूं कि उनको दुख हुआ है इस बात का। अगर उनको इस बात का दुख हुआ है तो उनके पास कोई कारण नहीं कि वो हमारा समर्थन मांग सके। और अगर फिर भी हम उनका समर्थन देते हैं तो मुझे अपने आप पे शर्म आती है, दूसरों पे शर्म नहीं आती, क्योंकि फिर हम है ही इस काबिल। फिर हमारी जो स्थिति है वो स्थिति सुधर ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे में विवेक नहीं है। हम सोच नहीं सकते कि हमारा भला क्या है, हमारे लिए अच्छा क्या है, हमारे लिए बुरा क्या है। अगर चंद लोग, समाज के वर्गों के चंद लोग, अगर अपनी ठेकेदारी के लिए समाज के आम आदमी को, वर्गों के आम आदमी को बेचते फिरेंगे, अपने थोड़े मुफाद के लिए उनका नुकसान करेंगे, तो मैं इतना दिल रखता हूं, जिगर रखता हूं, उनका विरोध करूंगा, उनका विरोध करूंगा डट के। कोई परवाह नहीं क्या होगा, नुकसान फायदा नहीं देखा जाता। जब सेवा भाव से आप आगे चलोगे तो नुकसान का, नफा का, नुकसान का हिसाब किताब नहीं किया जाता। मैं खुले शब्दों में कहना चाहता हूं कि इस बात को मान के चले कि अगर समाज की ठेकेदारी करनी है, समाज के वर्गों का लीडरशिप करनी है, हरियाणा प्रदेश के लोगों की नेतागिरी करनी है, तो कम से कम अपने मुफाद को, अपने फायदे को, अपने विचारों को घर पे, अपने फायदे को घर पे रखो, विचारों में बदलाव करो। एक ही विचार होना चाहिए, एक ही विचार होना चाहिए कि हम उस गरीब की मदद करेंगे जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है। एक ही विचार होना चाहिए कि हम उस कमजोर की मदद करेंगे जो कमजोर है, अपने आप अपनी मदद नहीं कर सकता है। एक ही विचार होना चाहिए कि हम अकेले नहीं चलेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, हर किसी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। अकेले चलने में मेरा विश्वास नहीं है, अकेले चल के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम सबको साथ लेकर चलेंगे, हमारी सोच एक होगी, हमारे विचार एक होंगे, हमारा रास्ता एक होगा, हम कदम से कदम मिला के चलेंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय